अच्छा, अब हम आते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग पे। ठीक है, अब क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम सबसे पहले जो पॉपुलेशन है उसको हम डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैंने पूरे पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल डेटा कलेक्ट करना है, तो मैं पाकिस्तान को पहले सिटीज़ में डिवाइड कर लूँगा। ठीक है, जैसे पेशावर हो गया, मर्दान हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, पिंडी हो गया। ठीक है, तो ये मैंने सिटीज़ में डिवाइड कर लिए। सिटीज़ में डिवाइड करने के बाद सिटीज़ को मैं डिफरेंट जो है वो मोहल्लास में डिवाइड कर लूँगा। ठीक है, मोहल्लास के बाद मैं उसके बाद पहले सबसे पहले सिटीज़ मोहल्लास हो जाएंगे, फिर उसके बाद बिल्डिंग्स हो जाएंगी, फिर अपार्टमेंट्स हो जाएंगे, फिर हाउसेस हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह मैंने डिवाइड कर लिया। जब मैं इस तरह डिवाइड कर लूँगा तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा कि मैंने इनको डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर लिया। नाउ इट इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर मी टू गेट द डेटा। ठीक है, और मैं डेटा फिर कैसे कलेक्ट करूँगा? या तो मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से डेटा कलेक्ट करूँगा, या तो मैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग से कर लूँगा। ठीक है, क्लस्टर के पास। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पे। ठीक है, और जो क्लस्टर सैम्पलिंग में था ना, हमारे पास नॉन होमोजेनियस ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया था। ठीक है, मतलब वो रिलेटेड ग्रुप्स नहीं थे। और जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है इसमें भी हम लोग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मतलब ग्रुप्स को हम स्ट्रेटा कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेटस डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो वो होमोजीनियस ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एज की बेसिस पे स्ट्रेटा बना देता हूँ, चिल्ड्रन, यंग लोग और ओल्ड एज पीपल। ठीक है, तो मैंने एज की बेसिस पे स्ट्रेटा बना ली, या मैं जेंडर की बेसिस पे स्ट्रेटा बना देता हूँ, मेल एंड फीमेल, या मैं रिलीजन की बेसिस पे स्टेटा बना देता हूँ, मुस्लिम, हिंदूज एंड सिख। ठीक है, तो मैंने 3 स्टेटस बना दिए। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें हमें फ़ायदा क्या होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में, सॉरी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में? देखो, इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस इसका ये है कि एक तो ये हमारे पास मिनिमम बायस है, मतलब कि हमारे पास बायस बहुत कम होता है। ठीक है, दूसरी इसकी एडवांटेज ये होती है कि ओके, तो एडवांटेजेस ये होती हैं कि एक तो ये बायस नहीं होता। ठीक है, दूसरा ये होता है कि इससे आप एस्टिमेशन ऑफ जो सैम्पलिंग एरर है ना उसको एस्टिमेट भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ये होता है कि ये ऑथेंटिक भी होता है और ये जनरलाइज होता है पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस ये होती हैं कि एक तो ये एक्सपेंसिव है। ठीक है, ऑब्वियसली इतना मुश्किल तरीका है ना। ठीक है, एक्सपेंसिव है, इनकन्वीनियंट है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, और हमारे पास प्रॉब्लम विद लार्ज पॉपुलेशन होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे पास नॉन प्रॉबेबल सैम्पलिंग। नॉन प्रॉबेबल सैम्पलिंग जो होती है, नॉन प्रॉबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसमें नॉट एवरी वन गॉट द इक्वल चांस। ठीक है, इसमें हम कोई एश्योरेंस या श्योरिटी नहीं ले सकते कि हर बंदे को इक्वल चांस मिलेगा। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आते हैं एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी स्कूल में जाता हूँ और मेरे सामने आते हैं, मेरे सैम्पल साइज़ था 50 उस स्कूल का। ठीक है, मेरे सामने डायरेक्ट ही कोई 50 बच्चे आ गए, मैंने जाके उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया। सो दैट्स एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। मैंने कोई उनको डिफरेंट क्लस्टर्स में, या मैंने कोई सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पर्ची वाला सिस्टम कुछ भी नहीं किया, मैंने जाके बस जो मेरे सामने आया मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया। दैट्स एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, जिसको आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग कहते हो। इसके अलावा आ गया पर्पस सैम्पलिंग। ठीक है, पर्पस सैम्पलिंग क्या होता है कि आपने ऑलरेडी अपने दिमाग में एक जजमेंट बना दी है, प्री डिटरमाइंड आइडिया है आपका। ठीक है, उसकी बेसिस पे आपने डेटा कलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल, मैं प्रोस्टिट्यूट से डेटा लेता हूँ और मैं उनमें चेक करना चाहता हूँ प्रेवेलेंस ऑफ एड्स। ठीक है, तो अब मुझे ऑलरेडी पता है कि प्रोस्टिट्यूट्स में एड्स जो है, अब मेरे सॉरी, इसमें आप ऐसे करोगे ना, प्रोस्टिट्यूट्स हैं। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, आप उसमें डेटा कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, प्रिवेलेंस ऑफ एड्स चेक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि एड्स के लोग कैसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होंगे, उनकी स्किन भी ख़राब हुई होगी, कमज़ोर होंगे, कि कीजिया वगैरह हुआ होगा, ये चीज़ें ना। तो अगर आपको कोई प्रोस्टिट्यूट में कमज़ोर सा बंदा नज़र आएगा, आप उसी से जाकर सिर्फ डेटा कलेक्ट कर लो कि आप कहते हो कि नहीं इसको एड्स है। ठीक है, इन रियलिटी उसको एड्स हो या ना हो। ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ उसी से डेटा कलेक्ट कर लिया, आपने एक प्री डिटरमाइंड आइडिया बना लिया दिमाग में। ठीक है, तो दैट्स योर पर्पस सैम्पलिंग। ठीक है, और ये ऑब्वियसली ये आपका अच्छा सा मेथड नहीं है। कोटा सैम्पलिंग पे आ जाते हैं। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, जो ऑलरेडी स्टेटस बने होते हैं ना, ठीक है, जैसे
जो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है, उसमें हमारे पास 60 फीमेल्स हैं और 40 मेल्स हैं, ठीक है। और आपने जाके वहाँ से डेटा कलेक्ट करना है और आपका सैम्पल साइज़ है 100, ठीक है। आप गए हो, आपने जाके डेटा कलेक्ट कर लिया उस जगह का, ठीक है। तो आपके पास जो डेटा आएगा ना वो आपका 50-50% नहीं आएगा, कि मतलब 50% फीमेल और 50% मेल नहीं आएगा, आपके पास 60-40 आएगा। सो दैट्स नॉट ए करेक्ट वे। तो ये कोटा सैम्पलिंग हो गई। फिर आते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग को आप कॉन्फिडेंशियल सैम्पलिंग भी कहते हो। ये बेसिकली हम उन लोगों के लिए करते हैं जैसे अल्कोहलिक हो गए या हमारे पास कोई प्रोस्टिट्यूट्स हो गई, ठीक है, उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग स्नोबॉल सैम्पलिंग करते हैं। अब इसका तरीका ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल मैं किसी प्रोस्टिट्यूट का जो जगह होती है जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं वहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैंने प्रिवेलेंस ऑफ HIV चेक करना है, ठीक है। मैंने वहाँ से डेटा कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं उनमें से किसी बंदे से पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि और मुझे प्रोस्टिट्यूट्स किधर मिलेंगे। अब वो मुझे बता देते हैं कि फ़लाँ जगह जाना, वहाँ तुम्हें और मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बंदे ने मुझे दूसरी जगह के बारे में बताया, ठीक है। तो मैं वहाँ पे गया हूँ, फिर मैंने वो दूसरी जगह पे मैं जो गया हूँ वहाँ से डेटा कलेक्ट किया, फिर मैंने पूछा कि मुझे और लोग किधर मिलेंगे, तो उसने मुझे बताया कि फ़लाँ जगह जाना तुम्हें वहाँ लोग मिल जाएंगे। दैट्स हाउ एक बंदे से दूसरे और दूसरे से तीसरे में हम जाते हैं और स्नोबॉल हमारा जो सैम्पल साइज़ है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ स्नोबॉल सैम्पलिंग। और स्नोबॉल हम क्यों कहते हैं, देखो जैसे हम लोग पहाड़ से किसी बर्फ़ के गोले को जब हम फेंकते हैं तो जब वो नीचे आता है तो वो बड़ा होता जाता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो और भी बड़ा होता जाता है, ठीक है। तो इसमें भी इसी तरह होता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे में जब हम जाते हैं तो हमारा सैंपल का साइज़ बड़ा होता जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस ये होते हैं, एक तो ये हमारे पास कन्वीनियंट है, एक हमारे पास ये इसमें टाइम भी कम लगता है, और एक ये हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ठीक है, सही है, और लेस स्किलफुल भी है, ठीक है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस हमें ये होती हैं कि एक तो ये बायस रिजल्ट देता है हमें, ठीक है। दूसरा ये होता है कि ये हमारे पास जनरलाइज नहीं है, ठीक है, ये ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है, और हमारे पास वीकर टाइप ऑफ सैम्पलिंग होती है, ठीक है। अब हम आते हैं सैम्पलिंग एरर्स पे ना। सैम्पलिंग एरर्स पे क्या होता है, ऑब्वियसली फर्स्ट सबसे पहले आ जाता है साइज़। जितना बड़ा साइज़ होगा उतना एरर हमारे पास कम आएगा, और जितना छोटा साइज़ होगा उतना एरर हमारे पास ज़्यादा आएगा। दूसरा हमारे पास है ऑब्जर्वर जो वेरिएशन है वो हम लोग कर चुके हैं कि ऑब्जर्वर की वेरिएशंस हो सकती हैं, ठीक है। फिर आते हैं सब्जेक्ट वेरिएशन विच वाज द बायोलॉजिकल वेरिएशन ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिर इसके बाद फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स की हमने टेक्निकल वेरिएशन की भी बात की हुई थी। अब इस पे आते हैं इनकम्प्लीट कवरेज। इनकम्प्लीट कवरेज ये होती है कि फॉर एग्जांपल हमारा डेटा है 100 का, 100 में से 95 लोग ऐसे जिनने डेटा हमें विदाउट एनी प्रॉब्लम दे दी है, लेकिन कुछ 5% लोग ऐसे थे जो हमारे पास नॉन कोऑपरेटिव थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा डेटा जो ख़राब होगा ना इसकी वजह से, तो हम अपनी रिसर्च में या तो हम ऐसे मेंशन कर लेंगे कि हमारे पास 5 लोग ऐसे थे जो नॉन कोऑपरेटिव थे, और या तो हम कोई 5 और लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे और हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे। तो ये ऑब्वियसली हमारा एरर लेकर आ रहा है अपने हमारे रिसर्च में, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं इवैल्यूएशन ऑफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम। अब स्क्रीनिंग प्रोग्राम को हम इवैल्यूएशन बेसिकली हम 2 तरीक़ों से करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास 2 और तरीके हैं। सबसे पहले आता है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रेट। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रेट में क्या करते हो, आप किसी जगह जाते हो, वहाँ पे आप डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है। उसमें आप एक जगह आप जाते हो, वहाँ पे आप स्क्रीनिंग करते हो, ठीक है। आपने 2 ग्रुप्स में आपने डिवाइड कर लिए, एक वो लोग जिनका आपने स्क्रीनिंग की है, रैंडमली आपने स्क्रीन कर लिए है, ठीक है, और एक वो लोग जो कंट्रोल लोग थे, जिनको कोई मसला नहीं था, जिनकी आपने स्क्रीनिंग नहीं की, ठीक है। तो ये आपका हो गया रैंडमाइज कंट्रोल ट्रेट, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं अनकंट्रोल ट्रेट। अनकंट्रोल ट्रेट ये होता है, इसमें आप क्या करते हो, 2 लोगों को डिजीज़ है, ठीक है, एक की आपने स्क्रीनिंग की है और एक की आपने स्क्रीनिंग नहीं की, ठीक है। तो अब आपने जिसकी स्क्रीनिंग की है, तो आप देखते हो कि उस जिसकी स्क्रीनिंग की है और उसकी फिर बाद में डायग्नोसिस भी हुई है, उसके बाद में ट्रीटमेंट भी हुई है, तो उसकी लाइफ पे क्या अफेक्ट पड़ा है, उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा हुई है कि नहीं है, लाइफ उसकी लंबी हुई है कि नहीं हुई। तो ये आप देखना चाह रहे हो अनकंट्रोल्ड रेट में, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास हम आते हैं 4th वन इज़ केस कंट्रोल स्टडी, एंड द अदर वन इज़ आप जो जहाँ पे स्क्रीनिंग हुई होती है ना, वहाँ के आप जो ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ वो मालूम करते हो, ठीक है। कंपैरिजन इन ट्रेंड बिटवीन एरियाज विद डिफरेंट डिग्री ऑफ स्क्रीनिंग कवरेज, ठीक है, जहाँ पे स्क्रीनिंग हुई होती है वहाँ के आप ट्रेंड्स को कंपेयर करते हो, ठीक है। दैट्स इट, वी डन विद दिस चैप्टर। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू गाइस कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।